एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है साइंस इन 3D चैनल पर। मैं लेकर आई हूं एक नए टॉपिक के साथ एक और 3D वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की। आप सभी ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये साइकिल क्या है, कितने दिन की होती है, कैसे होती है, कब होती है, किसमें होती है, सारी चीजों पर बात करेंगे। कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, क्या क्या होता है, सब के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट है। ये एक साइकिल है, जैसे चक्का घूमता है ना, एक टायर घूमता है, यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं इसी पॉइंट पर, फिर यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर वापस से इसी पॉइंट पर। तो ऐसे ही साइक्लिक इवेंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। कितने दिन की होगी? ये होगी मंथली। तो हर मंथ होगी ये साइकिल। किस में होगी? फीमेल्स में होगी। और क्या ये स्टार्टिंग से ही होगी, मतलब बर्थ के बाद क्या ये स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये होगी प्यूबर्टी के टाइम पर। व्हेन अ फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, तब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो 10 to 12 ईयर्स की एज में ये स्टार्ट हो सकती है। कब तक रहेगी? 45 to 55 की एज तक जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो जो पहली साइकिल होगी उसे बोला जाएगा मेनार्क। 10 to 12 ईयर्स की एज में। और जो लास्ट साइकिल होगी, जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, उसे बोला जाता है मेनोपॉज। और ये कब होती है? ये हो सकती है 45 to 55 ईयर्स की एज में। अब इस पूरे फेज में, ये जो पूरा फेज है, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, प्रेगनेंसी हो रही है, वो सारी चीजें जो रिप्रोडक्शन का फेज रहेगा वो इन्हीं सालों में होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं। अल्टीमेटली टॉपिक ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो इसमें क्योंकि ये साइकिल फीमेल में हो रही है, तो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है ओवरी। ओवरी के बाद फेलोपियन ट्यूब। जब यहां से एग निकलता है तो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू ही जब इम्प्लांटेशन होगा प्रेगनेंसी के लिए, तो वो कहां होता है? वो होता है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लाइन में। तो ये होती है उसकी लाइनिंग, ये पूरा है यूट्रस। उसके बाद आता है सर्विक्स, जो यहाँ एंड पार्ट है, और उसके बाद पूरा वेजाइना। तो ये हो गया फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करेंगे इसके फेजेस की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेस हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ये साइक्लिक इवेंट है, साइक्लिक इवेंट। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो फीमेल्स में 28 डेज की भी हो सकती है। जो हम अभी स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, हम मानेंगे, लेट्स कंसीडर कि साइकिल जो है वो 28 डेज की है, बट ये 35 डेज की भी हो सकती है, 26 डेज की हो सकती है, 40 डेज की हो सकती है। हम लेकर चलेंगे 28 डेज की साइकिल। तो साइक्लिक इवेंट है, तो इसमें ये अलग अलग इसके फेजेस हैं। तो वो फेजेस क्या हैं? सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुएशन फेज, उसके बाद आएगा फॉलिकुलर फेज। 1 to 5 जो डेज हैं वो है मेंस्ट्रुएशन फेज के लिए। उसके बाद ये पूरा है, देखो, रिकवरी फेज। मेंस्ट्रुएशन के बाद जो रिकवरी होगी, वापस से जो थिकनिंग होगी, वो है 6 to 13 का फॉलिक्यूलर फेज। उसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें ओव्यूलेशन होगा। वो कब होगा? 14th डे पर। और उसके बाद जो ये पूरा है, ये है ल्यूटियल फेज। ये कितने दिन का होगा? ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज का। तो 14 डेज का रहेगा हमारा लास्ट ल्यूटियल फेज। तो इतना सब कुछ किस लिए हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे कि क्योंकि यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी हम देखेंगे कि क्यों हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हो पाया। एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो उस एग का क्या होगा? ये जो इतनी सब तैयारी हुई है, इसका क्या होगा? तो ये सब कुछ बॉडी से बाहर जाता है। जो ये ब्लड वेसल रप्चर होंगी, ये सारी तैयारी जो बाहर निकलेगी, इसी को तो हम बोल रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस है, जो उसका एम है, जो गोल है, वो क्या है? रिप्रोडक्शन का मेन एम है कि यहां पर है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट मतलब एग, और मेल गैमीट जो कि है स्पर्म। तो ये गैमेट मिले, फर्टिलाइजेशन हो
और इनसे क्या बन जाए, इनसे बन जाए जाइगोट, इनसे बन जाए जाइगोट। और जाइगोट बनेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, प्रेगनेंसी होगी और एक न्यू लाइफ बनेगी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म आएगा, तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो यही इसका एम है कि दोनों गैमीट मिले, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमंस में, तो मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है। मेल गैमीट आएगा, फीमेल गैमीट आएगा, और क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, किसमें होती है, फीमेल में होगी, तो इसी के लिए ये सारी तैयारियां होती हैं। तो ये इतना सब कुछ हो रहा है कि यूट्रस की लाइनिंग को थिक किया जाएगा, हार्मोन्स को रिलीज किया जाएगा, हार्मोन रिलीज होंगे, उसके बाद एग जो रिलीज होगा। तो ये सारे इवेंट किसके लिए हो रहे हैं, ये उस पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए ही होते हैं। और अगर वो फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये सबको हटाना पड़ेगा। तो यही हो रहा है हर मंथ की इस साइकिल में। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज आया, सबसे पहले हुआ मेंस्ट्रुएशन। क्यों हुआ, क्योंकि जो पिछली साइकिल, मान लीजिए कि जो पहला महीना गया, जो इससे पहले वाली साइकिल थी, जो पहले वाला मंथ था, उसमें स्पर्म नहीं आए। बहुत इंतजार किया, बहुत तैयारियां करके रखी गई, सब कुछ प्रिपेयर्ड था, सब कुछ रेडी था, लेकिन स्पर्म नहीं आए। स्पर्म नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब इस थिकनेस का ये जो एग रिलीज हुआ है उसका क्या करेंगे, तो ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये रप्चर हो जाती हैं, सारी चीजें वेजाइना के थ्रू बाहर जाएंगी बॉडी से, ब्लीडिंग होगी। तो जो लास्ट अनफर्टिलाइज्ड एग था लास्ट साइकिल का, उससे स्टार्टिंग होती है कि सबसे पहले होगा कि वो सारी तैयारी को, वो सारी चीजों को निकाला जाएगा और फिर से शुरुआत की जाएगी। तो वो सब जो निकलेगा, ब्लड बाहर जो निकलेगा, जो ब्लीडिंग होगी, वहां से स्टार्ट हुआ है। तो 1 to 5 डेज का एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं। 3 डेज का भी हो सकता है, 4 डेज का हो सकता है, 5 डेज का हो सकता है। तो हमने 1 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज लिया है। तो ये अब देखते हैं कैसे होगा। तो मेंस्ट्रुएशन फेज में 1 to, देखो अब ये 1 to 5 डेज का है। इसमें क्या हुआ, इसमें ब्लीडिंग हुई। इसको फिर से देखते हैं, ये देखो यहां पर ये लाइनिंग थिन हो रही है। ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जो थिक थी वो पूरी अब थिन हो गई है वापस। तो जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं रप्चर हो जाती हैं, ब्लड रिलीज होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा फॉलिक्यूलर फेज। अब फॉलिक्यूलर फेज की बात करने से पहले एक छोटा सा हार्मोन का खेला जान लेते हैं। जितना भी ये खेल हो रहा है, इसमें जो जो हार्मोन्स वॉलंटियर बन के आगे आते हैं कि हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम पूरे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से आएगा और क्या स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये है मास्टर ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होती है, ये देख लेते हैं अभी कहां पर प्रेजेंट होती है। कहां पर प्रेजेंट होगी, ये देखते हैं अब। एंटीरियर पिट्यूटरी प्रेजेंट होगी ब्रेन में। पढ़ा है हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कि ब्रेन में एक छोटी सी यहां पर मास्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में हम बात कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो यहां से अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ये यहां से देखो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ताकि फर्दर ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन का रिलीज करे। कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, FSH और LH। FSH और LH जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, FSH का काम है, देखो यहां से हमें याद रखना है कि फॉलिक्यूलर फेज में FSH का रोल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। F से रोल आया कि ये कराएगा मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जो ओवरी में होंगे, ओवरी में क्या होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो जो मैच्योरेशन है फॉलिकल्स का, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। उसके बाद जो LH है, क्या ये भी इसका भी कोई रोल है, बिल्कुल है। L से क्या है, L से है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम की बात करेंगे।
LH का रोल है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, जो ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा उसको मेंटेन करके रखना है। तो मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम कौन करेगा? LH करेगा। तो ये दो हॉर्मोन्स हैं। इतना क्लियर हुआ? आई होप आपको ये अभी तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे फॉलिक्यूलर फेज की, तो फॉलिक्यूलर फेज में देखेंगे अब कि क्या हो रहा है। तो फॉलिक्यूलर फेज में अब हम कहां पर हैं? हम हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो चुकी है, FSH LH का रिलीज हो रहा है। तो अब आगे देखेंगे कि ओवरी में क्या हुआ। अब क्योंकि FSH का रिलीज हुआ तो क्या हुआ? फॉलिकल्स का मैच्योरेशन। यहां पर फॉलिकल्स मैच्योर होंगे। ये क्या रिलीज हो रहे हैं? ये यहां से, ये देखो, ये जो ब्लड वेसल आई, इनसे क्या हार्मोन रिलीज हो रहा है। तो वो जाके क्या करेगा? वो फॉलिकल्स को मैच्योर कराएगा। अब आगे देखेंगे FSH की वजह से क्या हुआ? फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हुआ। ये फॉलिकल्स ओवरी में मैच्योर होते हैं, इनमें एग होता है, वो मैच्योर होके ताकि बाद में वो एग रिलीज हो सके। तो फॉलिकल्स का मैच्योरेशन बहुत जरूरी है। क्या ये फॉलिकल्स भी कुछ कर रहे हैं? फॉलिकल्स मैच्योर हुए, क्या ये कुछ करेंगे? बिल्कुल, ये रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन। अब आगे देखते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने बताया था कि अब देखो ये रप्चर हो चुका है, यहां पर ये रप्चर हुआ और ये जो ब्लू कलर का है ये बाहर निकला है। तो अब एग रिलीज होगा, तो यहां से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ओव्यूलेटरी फेज मतलब ओव्यूलेशन। तो ये जो 14th डे का है हमारा ओव्यूलेटरी पीरियड। इसको अभी हम पूरा ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ। इससे जस्ट पहले का जो पीरियड है वो था हमारा फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें मैच्योरेशन हुआ था फॉलिकल्स का। एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किए FSH एंड LH। FSH ने फॉलिकल्स का मैच्योरेशन कराया, फॉलिकल्स ने फर्दर क्या रिलीज किया? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो वो क्या करेगा? वो देगा पॉजिटिव फीडबैक। वो क्या करेगा? वो देगा पॉजिटिव फीडबैक। वो देगा पॉजिटिव फीडबैक किसको? फर्दर FSH और LH के रिलीज के लिए। तो FSH और LH फर्दर रिलीज होंगे इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से। ये है 14th डे पर। तो इसके पॉजिटिव फीडबैक से जब फर्दर FSH LH रिलीज होंगे तो LH पूरा बढ़ जाएगा। LH क्या होगा? पूरा पीक पर चला जाएगा, उसे बोला जाता है LH सर्ज। उसके कुछ घंटों बाद होता है ओव्यूलेशन, यानी यहां पर ये 14th डे पर ओव्यूलेशन होगा। ये रप्चर होगा LH की वजह से, ये रप्चरिंग से ये बाहर निकलेगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। अब फर्दर देखते हैं यहां पर। अब हम फर्दर देखेंगे कि यूट्रस में क्या चेंज होगा। अभी यहां पर थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज होपफुल दैट स्पर्म विल कम एंड फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। सो यहां पर अब आगे देखेंगे ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज फर्दर ये पूरा 14 डेज का ल्यूटियल फेज चलेगा। तो यहां पर इसके रिलीज के बाद जो बचे हुए ग्रैनुलोसा सेल्स हैं उनसे बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होगा और यहां पर ये पूरी अब थिक हो चुकी है। जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो पूरी थिक हो चुकी है, क्योंकि अब क्या होगा? ल्यूटियल फेज में जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, क्या वो भी कुछ उसका रोल है? क्या वो कुछ रिलीज कर रहा है? वो भी रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को। पहले क्या हो रहा था? फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज कर रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों को रिलीज करेगा। तो अब रोल क्या आया? प्रोजेस्टेरोन का। पी से क्या समझेंगे? प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रोजेस्टेरोन का। प्रेगनेंसी के लिए बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से जब रिलीज होगा तो क्या होगा? ये जो लाइनिंग है ये पूरी थिक हो जाएगी, बिल्कुल तैयार है यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो ये वाली लाइनिंग पूरी थिक हो चुकी है।
फिर से पूरी प्रिपरेशन, पूरा रेडी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट स्पर्म विल कम एंड फर्टिलाइजेशन विल हैपन सो दैट जाइगोट कैन फॉर्म। तो ये सब कुछ हो चुका है। अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हार्मोन्स के क्या क्या ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि हार्मोन्स का क्या रोल है। तो ये 1 to 28 पूरी साइकिल है। यहाँ पर 14th डे पर होगा हमारा ओव्यूलेटरी फेज, इसके बाद पूरा चलेगा हमारा ल्यूटियल फेज। 1 to 5 डेज पर हमारा क्या था, मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद कौन सा पीरियड था हमारा, फॉलिक्यूलर फेज। तो यहाँ पर 1 to अगर मैं 4th पर देखूं तो देखो यहाँ पर चल रही है ब्लीडिंग, यहाँ पर चल रहा है मेंस्ट्रुएशन। तो 5th डे तक ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग के बाद अब यहाँ पर ये फॉलिकल का मैच्योरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जो इसके लेवल थे मेंस्ट्रुअल फेज में, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH हार्मोन्स का अभी खेला शुरू नहीं हुआ। यहाँ पर इसका मिनिमम है, ये जो अमाउंट है वो मिनिमम है, कोई रोल नहीं आया है। जैसे ही फॉलिक्यूलर फेज स्टार्ट हुआ तो क्या हो रहा है, फॉलिक्यूलर फेज जैसे ही स्टार्ट हुआ फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा। फॉलिकल का मैच्योरेशन होगा तो फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे थे, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन का देखो पीक बना ईस्ट्रोजन का। तो फर्स्ट पीक आई हमारी यहाँ पर ईस्ट्रोजन की। इसके साथ साथ क्या हो रहा था, ये ईस्ट्रोजन दे रहा था पॉजिटिव फीडबैक दे रहा था। तो LH और FSH फर्दर रिलीज हो रहे थे। तो यहाँ पॉजिटिव फीडबैक की वजह से फर्दर क्या हुआ, इसका LH का पीक आया, LH सर्ज जिसे बोलते हैं। उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर रप्चरिंग हुई थी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ था ओवरी से। तो एग क्या होगा, एग अपनी पोजीशन पर जाएगा एम्पुला में, वहीं होगा फर्टिलाइजेशन, वहीं पर स्पर्म आएंगे। तो यहां पर अब 14th डे पर क्या होगा, 14th डे पर ये देखो यहाँ पर रप्चरिंग हुई, ये हमारा जो एग था, जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकलेगा। यहां से ये एक पीक आ चुकी है LH की, एक पीक आई थी हमारी ईस्ट्रोजन की। अब आगे देखेंगे, आगे क्या स्टार्ट हुआ, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा था, जो बचे हुए ग्रैनुलोसा सेल्स थे, बचे हुए ग्रैनुलोसा सेल्स से बना था हमारा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का कोई रोल था, बिल्कुल था। कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज कर रहा था ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, दोनों को रिलीज करेगा। तो यहां पर पहला किसका रोल आया, पहली बार 14th डे से पहले प्रोजेस्टेरॉन का कोई रोल नहीं था। लेकिन जैसे ही लूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद स्टार्ट होगा, प्रोजेस्टेरॉन का देखो अब पीक आ रहा है। देखो ब्लू कलर का जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर बनी प्रोजेस्टेरॉन के, ये देखो हाई लेवल चल रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन के, और क्या हो रहा है, ईस्ट्रोजन भी बढ़ रहा है। लेकिन जो डोमिनेंट हार्मोन रहेगा इस फेज में, ल्यूटियल फेज में, द डोमिनेंट हार्मोन विल बी प्रोजेस्टेरॉन। क्योंकि अब यहां पर ये पूरी लाइनिंग, अब फिर से यहां यूट्रस के चेंजेस देखेंगे, ल्यूटियल फेज में ये एकदम थिक हो चुकी है, ये लाइनिंग एकदम थिक है, रेडी फॉर प्रेगनेंसी, रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। तो यहां पर अब क्या होगा, ये जो ईस्ट्रोजन होगा, ये ईस्ट्रोजन अब देगा नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा कि जो LH और FSH है अब उनके रिलीज को क्या कर दो, कम कर दो। तो इस नेगेटिव फीडबैक से जो LH FSH होगा उसका कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हार्मोन एकदम गिर जाएंगे। और क्या होगा, यहां पर बनेगी एक व्हाइट बॉडी। क्योंकि देखो अब यहां पर वेट किया, एग ने वेट किया, यहां पर वेटिंग चली कि स्पर्म आएंगे आएंगे आएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आए। तो अब ये सारी तैयारी फिर से हो गई है बर्बाद। तो अब क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम का डीजेनरेशन होगा। तो ये डीजेनरेशन हुआ। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को कौन मेंटेन कर रहा था, LH। यहां पर ईस्ट्रोजन के नेगेटिव फीडबैक की वजह से LH और FSH का लेवल कम हो गया। अब क्योंकि LH नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कौन करेगा, मेंटेन नहीं करेंगे तो यहां से ये डीजेनरेशन हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो प्रोजेस्टेरॉन को कौन रिलीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन को सिर्फ यही तो रिलीज कर रहा था। अब जब ये बचा ही नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन का खेल खत्म, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बिल्कुल गिर जाएगा। यहां पर ये
बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, तो अब इस लाइनिंग को मेंटेन कौन करेगा? तो ये लाइनिंग अब जो है वो शेड होने स्टार्ट होगी। तो ये साइकिल तो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट साइकिल जो फिर से 28 डेज के बाद जो वापस से एक साइकिल स्टार्ट होगी, वो कहां से स्टार्ट होगी? इसकी शेडिंग से। ऐसा कौन सा फेज है जो एकदम फिक्स्ड है कि इतने दिन का है तो इतने ही दिन का रहेगा? सारी फीमेल्स में, जितनी भी फीमेल्स हैं सब में वो फेज उतने ही दिन का रहेगा। तो वो होगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज 14 डेज का है, 14 डेज का ही रहेगा सारी फीमेल्स में। तो अगर मुझे साइकिल पता चल जाए कि कितने डेज की साइकिल है, तो क्या मैं ओव्यूलेशन का डे निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सपोज कि किसी फीमेल, किसी ने कहा कि मेरी जो साइकिल है, मेरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो है 36 डेज की, तो मैं उसमें से 36 में से माइनस कर दूंगी फिक्स्ड फेज, 14 डेज का ल्यूटियल फेज है, माइनस कर दूंगी। तो नंबर ऑफ डेज इन साइकिल n 36 डेज माइनस 14 डेज जो ल्यूटियल फेज है, तो जो निकल के आएगा वो होगा डे ऑफ ओव्यूलेशन। तो उस दिन ओव्यूलेशन हो रहा है। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे ही 3D में पढ़ना है या समझना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।